शिक्षा और स्वास्थ्य जो एक इंसान की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जिसके तहत राइट टू एजुकेशन कानून बना हुआ है कि आपको क्या क्या चीजें बच्चों को देना है। एक जगह भी हमें ऐसा नहीं मिला जिससे मैं कह सकती हूं कि ये मिला और आप इसको ही मॉडल मान करके कहा जा सके कि आप इसको रिप्लिकेट कीजिए। कहीं भी शिक्षा की व्यवस्था लिटरली कहूंगी कि अभी चरमराया है, अभी सिर्फ चरमराया है, अभी गिरना उसका बाकी है। आप इससे उसका बृहद रूप देखेंगे। बहुत ही बुरी तरह मतलब बुरा सिचुएशन है शिक्षक को लेकर के। स्कूल के अंदर शौचालय अगर है तो शौचालय में पानी नहीं है, अगर शौचालय में पानी है तो वहां पे क्लीन करने के लिए स्वीपर्स नहीं है, ना तो वहां पे कोई एक स्टाफ है, प्यून है। नीति अच्छी थी, गलत नीयत की वजह से कोई भी प्रोड्यूसर्स ग्रुप का फॉर्मेशन वहां तक नहीं पहुंचा। महिलाओं को जो लोन मिल रहा है वो अपने घर के कारोबार के लिए, घर जिसको घर बनाना है, घर में शादी विवाह, उस पर्पस के लिए उनको लोन मिल रहा है और वहां पे किसी भी तरीके का ना उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। महिलाएं हमसे कहती हैं कि दीदी आप हमें बताइए कि आप हमें किस चीज का ट्रेनिंग दे सकती हैं, और शायद हमारी कोशिश भी है कि हम कुछ लोगों को ला करके वहां से हम जोड़ पाए उनको, ताकि हर महीने उनकी कुछ आर्थिक तौर पर उनको कुछ पैसा मिल पाए, उनकी मजबूती बन पाए। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, हमारे देश की जो व्यवस्था है, लोकतंत्र की व्यवस्था, उसमें उसकी बुनियाद हम कहेंगे तो वो पंचायती राज व्यवस्था ही है। संसद है, विधानसभाएं हैं हमारे पास, लेकिन जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो बुनियाद होनी चाहिए लोकतंत्र की, उस व्यवस्था में क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, कैसे व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, गांव में क्या स्थिति है, पंचायतों में क्या स्थिति है, इसकी जानने की कोशिश बिहार में शुरुआत हुई है। एक पदयात्रा तो आपने सुनाई होगा, प्रशांत किशोर कर रहे हैं जनसुराज के माध्यम से, पूरे बिहार में वो गांव पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं। एक और पदयात्रा हो रही है बिहार में, और वो पदयात्रा गंगा के किनारे जो पंचायत हैं हमारे, आपको पता ही है बक्सर से गंगा बिहार में प्रवेश करती है और गंगा के किनारे ही सभ्यता की शुरुआत भी हुई थी। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि गंगा के जो आसपास के जो पंचायत है उसमें क्या स्थिति है, सरकारी व्यवस्थाओं की, सामाजिक व्यवस्थाओं की, किस स्थिति में लोग जी रहे हैं, ये जानने की कोशिश इस पदयात्रा के जरिए की जा रही है। हमारे साथ कुमकुम राज जी हैं और ये आर्किटेक्ट रही हैं, पेशे से आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने कई कंपनियों में काम भी किया है, लेकिन पिछले 10-12 सालों से ये पंचायतों में घूमती हैं, गांवों में लोगों से मिलती हैं और वहां की व्यवस्थाओं को देखती हैं। इनका उद्देश्य क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि आखिर आप ये देख सुन जो रही हैं गांवों में, पंचायतों में, कि क्या लोगों की स्थिति है, सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, तो उस चीज को देखने के बाद आप करती क्या है उसका? देखिए, सबसे पहले तो उसको देखने और समझने की जरूरत, तो पहले तो ये जान लेना होगा कि क्यों पड़ी। जिस देश की 75% आबादी गांव में रहती हो, जिस बिहार राज्य में बैठ करके आज हम आपके साथ बैठकर बात कर रहे हैं, इसकी लगभग 87% आबादी गांव में निवास करती है। और भारत देश के लिए अगर गांव है तो गांव से ही हमारी संस्कृति है, पहली तो ये बात। दूसरी बात है कि गांव को लेकर के ही जिस समय देश आजाद हुआ कुछ व्यवस्था नहीं बन पाई और आर्टिकल 40 के तहत उसको के हवाले कर दिया गया, और बाद में काफी लंबे समय के बाद 1993 में हमारा पंचायती राज एक्ट पारित होता है, 73वां संविधान संशोधन के तहत। बिहार में भी वह आता है, लेकिन इतने सालों के बाद देश, अभी हमारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश के अंदर, लेकिन उस अमृत महोत्सव में सबसे पहले जानने की यह जरूरत है कि वह ग्राम व्यवस्था जिसकी जो सपना था, गांधी का ग्राम स्वराज का सपना था, उस गांव का क्या हाल है। और उस गांव में जो व्यवस्था बनाई गई 73वां संविधान संशोधन में, उसमें 29 विषय हैं और 29 विषय के तहत हर चीज वहां मौजूद है। शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य, रोजगार गारंटी, पेंशन योजना, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भूमि सुधार, आपका कृषि, सब कुछ है जो एक गांव व्यवस्था में होता है। अब आप कह रहे हैं कि मुझे
जो मैं घूमने निकली हूं बक्सर से लेकर के जो भागलपुर तक यात्रा कर रही हूं पंचायत में, मैं उस डेटा को ले रही हूं और उस डेटा को सिर्फ डेटा कलेक्ट करना हमारा मकसद नहीं है। डेटा कलेक्ट करने में देश में हजारों संगठन सरकारी और प्राइवेट लेवल पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। मैं कोई रिसर्चर नहीं हूं। मैं एक समाज में क्या चीजें होनी चाहिए थी, क्या हो रही हैं और क्या हो सकती है, ये 3 बिंदु को ध्यान में रख करके मैं सवाल मीडिया के माध्यम से, जो भी 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, एक मीडिया है, दूसरा न्यायालय है, तीसरा हमारी विधायिका है जिसमें लोकसभा भी है, बिहार की विधानसभा है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि शिक्षा का क्या हश्र है, स्वास्थ्य का क्या हश्र है। वही तो मैं जानना चाहता हूं कि आप, तो हम पूछ रहे हैं, आपने जो गाँव में देखा, पंचायतों में देखा, जो 29 पॉइंट हैं जी, उसमें से कितना काम हुआ है, क्या मतलब जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत ये है कि स्कूल, हम बक्सर का 85 पंचायत घूम गए, 128 पंचायत में, 11 ब्लॉक में गए, भोजपुर का 14 ब्लॉक में से 14 ब्लॉक में गए, 70 पंचायत में गए, पटना का 12 ब्लॉक हम कर चुके हैं, फतुहा से, हमारा कल से फतुहा से स्टार्ट होगा। एक गजियापुर जो भोजपुर में आता है, वहां पे एक छोटा सा स्वास्थ्य सेंटर, जो हेल्थ सेंटर था, वो हमें ठीक ठाक मिला। बाकी शिक्षा और स्वास्थ्य, जो एक इंसान की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जिसके तहत राइट टू एजुकेशन कानून बना हुआ है कि आपको क्या क्या चीजें बच्चों को देना है, एक जगह भी हमें ऐसा नहीं मिला जिससे मैं कह सकती हूं कि ये मिला और आप इसको ही मॉडल मान करके कहा जा सके कि आप इसको रिप्लिकेट कीजिए, आप दूसरी जगह पे लाइए। पुनपुन में एक स्कूल हमें मिला है जो 10+2 अंबेडकर विद्यालय है, वो रेसिडेंशियल स्कूल है। और बाकी अगर कहा जाए तो पूरे बक्सर और भोजपुर और पटना का डिफरेंट ब्लॉक्स में कहीं भी शिक्षा की व्यवस्था, लिटरली कहूंगी कि अभी चरमराया है, अभी सिर्फ चरमराया है, अभी गिरना उसका बाकी है। आप इससे उसका बृहद रूप देखेंगे, बहुत ही बुरी तरह, मतलब बुरा सिचुएशन है शिक्षक को लेकर के। स्कूल के अंदर शौचालय अगर है तो शौचालय में पानी नहीं है, अगर शौचालय में पानी है तो वहां पे क्लीन करने के लिए स्वीपर्स नहीं है, ना तो वहां पे कोई एक स्टाफ है, प्यून है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के साथ साथ जो इन चीजों की कमी है, इसके ऊपर सरकार क्या बोलेगी? दूसरी बात ये भी आती है ना, जो व्यवस्था बनी हुई है, जैसे पंचायत की व्यवस्था है, मुखिया उसका प्रधान होता है जी, तो उनका, वो लोग कैसा, उनसे मुलाकात होती है, वो लोग क्या करते हैं इसके बारे में? देखिए, कुछ मुखिया से मैं मिली, लेकिन कुछ मुखियाओं से मिलने के बाद से उनकी समझ जो है वो नहीं है जैसी होनी चाहिए। वो एक साक्षर मुखिया, खास करके महिलाएं हैं, तो महिलाएं तो सामने आती ही नहीं, सबसे पहले मुखियापति सामने आते हैं, और मुखियापति सामने आते हैं तो उनको इस व्यवस्था में कितने विषय हैं, कितने भाग में उनको बांटा गया है, कौन कौन से, जैसे भौतिक है, 29 विषय को 4 भाग में बांटा गया, भौतिक है, आर्थिक है, मानव है और सामाजिक विकास के ऊपर है। भौतिक विकास के ऊपर सिर्फ काम होता है, मानव विकास के ऊपर क्या मुखिया काम करेंगे? हम उनसे पूछते हैं, उनका कहना होता है कि या तो उनको समझ ही नहीं है पॉलिसीज को, क्या करना होता है। मानव विकास में HRD डिपार्टमेंट का जो भी काम होता है, शिक्षा का काम है, उसके अंदर आपका पुस्तकालय बनाने का काम है, उसके अंदर किसी को जो स्किल डेवलपमेंट का काम है, किसी भी चीजों के ऊपर काम नहीं हो रहा। खेल कूद उसके अंदर आता है, फिर आर्थिक विकास की योजना है जिसमें रोजगार के ऊपर काम हो सकता है। इन सारे बिंदुओं पे ना तो मुखिया की समझ है कि कर सके। एक मुखिया हमें मिले जो अभी पूर्व मुखिया हैं, रहे हैं, अमरोहा से थे वो, उनकी जो समझ थी तो लोगों ने उनको आगे बढ़ करके आगे रखा ही नहीं, अपना प्रतिनिधि चुना ही नहीं, उनको हरा दिया। तो इस तरह से गांव की व्यवस्था को, जहां शिक्षा नहीं है, लोगों का बार बार पलायन हो रहा है। तो मैं तो यही समझती हूँ कि शिक्षा को लेकर के पैरेलली आपके पास प्राइवेट स्कूल से, आप प्राइवेट में चले जाएंगे, स्वास्थ्य में चले जाएंगे, लेकिन कुछ मूलभूत चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर गांव की पूरी व्यवस्था टिकी हुई है, अगर उसके ऊपर सरकार की ऐसी नजर है जिससे बचना मुश्किल है, तो गांव के लोगों को और पंचायत के मुखिया को सोचना होगा। ये बताइए कि आप 200 से ज्यादा पंचायतों में घूम चुके हैं, आपको सबसे अजूबा क्या लगा पूरे, अगर देखा जाए तो? देखिए, अजूबा मुझे लगा, खास करके अगर मैं बताऊं तो जीविका का मुद्दा पे मैं बोलूंगी, जो कि मुझे अजूबा इसलिए लगा कि जो चीज इतना बड़ा रिफॉर्म ला सकता था महिलाओं के लिए, इतना बड़ा वो मतलब कल्याणकारी योजना था वो, और सोच करके भी यही लाया गया होगा
कि लोगों को, इसके महिलाओं को, खास करके देश की आधी आबादी के ऊपर ये इम्पैक्ट डालेगा और उसमें उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। क्योंकि सरकार सशक्तिकरण की बात तो करती है, लेकिन कैसा सशक्तिकरण? तो जीविका एक आर्थिक सशक्तिकरण का इतना बेहतरीन टूल था जिसको कि सरकार की गलत नियति, मैं बोलूंगी माफ कीजिएगा, नियत की वजह से, गलत नीति सही थी, नीति अच्छी थी, गलत नियत की वजह से कोई भी प्रोड्यूसर्स ग्रुप का फॉर्मेशन वहां तक नहीं पहुंचा। महिलाओं को जो लोन मिल रहा है वो अपने घर के कारोबार के लिए, घर, जिसको घर बनाना है, घर में शादी विवाह, उस पर्पस के लिए उनको लोन मिल रहा है और वहां पे किसी भी तरीके का ना उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। महिलाएं हमसे कहती हैं कि दीदी आप हमें बताइए कि आप हमें किस चीज का ट्रेनिंग दे सकती हैं, और शायद हमारी कोशिश भी है कि हम कुछ लोगों को ला करके वहां से हम जोड़ पाए उनको, ताकि हर महीने उनकी कुछ आर्थिक तौर पे उनको कुछ पैसा मिल पाए, उनकी मजबूती बन पाए। जीविका को तो बहुत बड़ा, मतलब सरकार बहुत बड़ी उपलब्धि मानती है। 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं जुड़ी हुई है जीविका से, तो उससे कोई आप कह रहे हैं कि लाभ ही नहीं हो रहा है? कैसे वो कह रही है कि लाभ नहीं हो रहा है? 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं, अगर आप सही में देखिएगा, गुना आप कर लीजिए 500, हर साल उनका 500 का लगभग पैसा जमा होता है। कितना बड़ा ये अमाउंट है। उस अमाउंट का जो जीविका पैसा जमा कर रही हैं, उस पैसा उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये किसी भी जीविका की महिलाओं को आप ग्राउंड पे जाकर के समझ लीजिए। पास में परेव है, परेव की महिलाओं से, जो कि पटना से काफी पास है, वहां पे जाकर के उनसे आप पूछ लीजिए, उनके अंदर बेचैनी है। और जब वो पूछती हैं, जो कम्युनिटी मैनेजर है, सीएम है, कि हमको पैसा वापस चाहिए या उसका सूद क्या मिलेगा, कोई नियम कानून नहीं है। उनके पास एक पासबुक तक नहीं है कि जिसपे मेंशन हो कि कब कब उन्होंने 10-10 रुपया करके कितना पैसा इकट्ठा किया है। और जब वो पैसे की डिमांड करती हैं तो सीएम के द्वारा धमकी दी जाती है कि तुमको समूह से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये तो हंस रहा है। और जीविका एक बहुत बड़ा, मैं फिर कह रही हूं, टूल हो सकता था महिलाओं के उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए, लेकिन जमीनी हकीकत में एक पंचायत का मैं आपको बता सकती हूँ, खास करके हमने हर पंचायत में कोशिश की कि जीविका की दीदियों से मिला जाए। और जीविका की दीदियां, खासकर जीविका अगर आप नाम बोलेंगे तो वो समझ भी नहीं पाती हैं। जब आप उनको कहेंगे 10 रुपया वाला में से जुड़ल बाड़ू, तो वो कहेंगे हाँ वो तो हमहू बानी। और ये जो पैसे जो जमा करती है महिलाएं, तो उसका कुछ इंटरेस्ट मिलता है? जैसे बैंक में जमा किया तो कुछ बैंक इंटरेस्ट देती है, तो जीविका को, दीदियों को मिलता है? यही उनका मुद्दा है कि जो बैंक से जब वो पैसा लेती हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है, जो 12% का पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वार्षिक, और नहीं लौटाने पे वो कंपाउंड हो जाता है। लेकिन ये जो पैसा जमा कर रही है इतने सालों से, 2010 11-12 से इनका जो चल रहा है, उस पैसे का उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और कुछ दीदियां तो कहना शुरू की कि मांगने पर कहा जाता है उनको कि जब मरबू तब मिलत, कि जब वो मर जाएंगी तब वो पैसा उनको मिलेगा। और जीते जी उनको, किसी भी महिला को, एक नोखपुर में उन्होंने बताया कि 600 रुपया मिला है। बाकी जितने भी पंचायत में हमने मूव किया, कोई भी दीदी ने ऐसा नहीं बोला कि हमको वो पैसा मिला, और पैसा मांगने के बदले उनको कहा जाता है कि आप समूह से बाहर हो जाइए। और जब तक वो समूह, सबसे मजेदार बात तो यहाँ पे ये समझ में नहीं आता कि उनका कहना है कि जब तक ये समूह नहीं भंग होगा तब तक उनको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। अब आप समझें कि 12 लोगों का समूह है, 12 लोगों का कंसेंसस कैसे बने? यहाँ तो 2-3 लोगों का हमारा कंसेंसस नहीं बन पाता है कि 12 की 12 दीदियां बोलें कि समूह को भंग कर दिया जाए। ये तो पॉसिबल कहीं पे हमें दिखा नहीं, जमीनी स्तर पे हमें नहीं दिखा, और उसकी वजह से उनको पैसा मिलता भी नहीं। और वो जीविका जो है वो लोन देती है महिलाओं को? हाँ, जीविका बिल्कुल लोन दे रही है महिलाओं को। वो मतलब किस काम के लिए? वो उनका एक पशुपालन के लिए देती है, इसमें बकरी और गाय पालन का है, और तीसरा उनको दुकान के लिए देती है। इंटरेस्ट उसका 12% है पर वार्षिक। 12%? जी। बैंक से सस्ता है? नहीं, बैंक से सस्ता कैसे? अगर आज हम भी पर्सनल लोन लेने के लिए जाएं किसी बैंक से, नेशनलाइज बैंक से, तो वही 12 से 13% का लोन है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि सरकार, वो मतलब उनको, सरकार का बीच में इंटरवीन करना, और 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जो उनको लोन मिल रहा है, उसमें उनको सुविधा कहाँ मिल रहा है? उनको तो कोई सुविधा ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको बहुत, जैसे आप स्टूडेंट लोन देखेंगे 4% पे मिल रहा है, तो उनको 2% या 3% पे लोन मिलता तो फिर तो हमें समझ में भी आता कि कुछ काम हो रहा है। वो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का वही है जो आम आदमी के लिए पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये जीविका का बेसिकली काम क्या है? जीविका का काम था प्रोड्यूसर्स ग्रुप के माध्यम से उनको सबसे पहले स्किल सिखाना कि क्या काम वो कर सकती है। हो रहा है? वो नहीं हो रहा है। सरकार की नीति में वो था, वो हो नहीं रहा है। कि उनको मान लीजिए कुछ वो बनाना चाहती हैं, किसी तरीके का प्रोडक्ट, वो कढ़ाई करना चाहती हैं, पॉटरी का काम है कि उसको ला करके, और
बाजार, सबसे पहले बाजार उपलब्ध कराना कि कहां पे वो सामान बिकेगा। सरकार वहां काम नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ एक लोन एजेंसी हो गई है कि सरकार एक बीच में मीडिएटर बन गई है और मीडिएटर बन करके बैंक के माध्यम से उनको लोन दिला रही है। अब उनका फायदा सिर्फ लोन से कैसे हो, बीच में इतने सरकारी महकमे के लोग मौजूद हैं, उनका सारा का सारा पैसा जो है उन सैलरी पे सारे ही लोग हैं। तो एक तो सरकार के ऊपर ये तो बर्डन का काम हो रहा है। कहीं से भी महिला सशक्तिकरण जो सरकार के एजेंडे में होना चाहिए था वो तो है ही नहीं। अगर प्रोड्यूसर्स ग्रुप नहीं है, अगर उनको स्किल्स नहीं सिखाया जा रहा, अगर उनको बाजार नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है कहां पे उनका माल बिकेगा, स्किल सीखने के बाद तब उनको लोन दिया जाता। उस लोन के माध्यम से उस व्यवस्था को, उस जो छोटा सा जो उनका जो भी काम था उसको वो खड़ा करती, उस प्रोडक्ट्स को बनाती और उसके बाद से बाजार को तैयार किया जाता, बाजार उनको प्रोवाइड किया जाता। तब हम मान सकते थे कि महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की ये बात थी। वो तो हो नहीं रहा है, बशर्ते 12% का वार्षिक उनको ब्याज देना पड़ रहा है, उसके ऊपर से कंपाउंड इंटरेस्ट भी लग जाता है। और अनफॉर्चुनेट, सबसे मतलब दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि महिलाएं वो शिक्षित नहीं है, उनको ये पता नहीं चलता, वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही हैं, वो बेचैन हैं। और बेचैनी में मैं जितनी भी महिलाओं से मिली हूं, हर महिलाएं मुझे घेर करके रोकती हैं और सीएम को बुलवाती हैं और सीएम के पास जवाब नहीं होता है। वो कुछ नहीं बोल पाती हैं। वो कहती हैं वीओ से बात करेंगे, वीओ के साथ मीटिंग है। जब वो लोन भी लेने के लिए बाजार, जैसे उनको बैंक जाना पड़ रहा है या फिर शहरों में जाना पड़ रहा है, तो उन महिलाओं से पैसा लिया जाता है कि खाने का, आने जाने का, खाने का पैसा दो, तब हम तुम्हारे लिए जाकर के लोन देने का प्रावधान करवाएंगे। कोई फायदा नहीं है। समूह का इतना बड़ा समूह बनाने का 1,20,00,000 नहीं, मैं सरकार से मांग करूंगी कि सरकार इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करे उन महिलाओं को लेकर के। ये महिलाओं के साथ बहुत ही गलत होगा। वो पढ़ी लिखी बहुत ही साधारण महिलाएं हैं। वो 10-10 रुपया उनके लिए जमा करना एक बहुत बड़ा पूंजी होता है और उस पूंजी को सरकार ले करके और उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हो कि वो बिल्कुल बेचैन नजर आती हैं। मेरे जाने के बाद से जब मैं उनकी बेचैनी देखती हूं कि दीदी आप रुकिए, हम बुलाते हैं सीएम को, आप बात कीजिए, हमारे पास कोई पासबुक नहीं है, हमको कुछ नहीं पता है कि हमको पैसा मिलेगा कब, सो हमको बताइए। हम 2,000 रुपया, हमको दूसरी बात आती है कि हमने जो लोन लिया है वो 2,000 रुपया हर महीने जमा करना था, हम 1,800 रुपये लेकर के जाते हैं तो नहीं लिया जाता है, कहा जाता है नहीं पूरा पैसा लेकर के आओ। सरकार को इसके तह तक जाकर के देखना होगा। और उन महिलाओं की तरफ से मैं एक अपील करना चाहूंगी कि मैं महिला हूं, 10-10 रुपए इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती है एक साधारण सी महिला के लिए। उसके ऊपर सरकार अपनी नीति को और जो काम उनको करना था उनको देखना होगा। चलिए, आपने एक बड़ी बात बताई, खासतौर पर जीविका को लेकर जो परसेप्शन था कि बहुत अच्छा महिलाओं का एक समूह है, महिला सशक्तिकरण का एक बृहत रूप है, लेकिन जिस प्रकार के हालात आप बता रही हैं वाकई काफी चिंताजनक है और सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।